हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 8 साइंस का चैप्टर 1 जो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो आप लोगों ने पहेली और भोजो को तो पहचाना ही होगा। तो पहेली और भोजो अपने अंकल के घर गए थे समर वैकेशंस में, उनके समर वैकेशंस लग गए थे और उन लोग अपने समर वैकेशन में अपने अंकल के घर गए थे। तो उनके अंकल जो है एक फार्मर है और एक दिन उन लोग ने कुछ टूल्स देखे उनके अंकल के फील्ड में, मतलब खेती होती है ना, खेती उसे फील्ड बोलते हैं। तो वो फील्ड में उन लोग ने खुरपी देखी, सिकल देखा, शोवल देखा, प्लो देखा और भी बहुत सारे टूल्स देखे। तो बोजो के माइंड में एक क्वेश्चन आया कि मेरे को जानना है कि ये टूल्स कब और कैसे यूज़ आते हैं और कहाँ पर यूज़ आते हैं। तो हम इसका आंसर तो पढ़ेंगे कि कहाँ पर कैसे यूज़ आते हैं इन टूल्स का। बट उससे पहले आप लोग मुझे बताइए कि आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाने की ज़रूरत होती है और जो प्लांट्स होते हैं वो खुद का खाना बना सकते हैं। बट कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स एक्सेट्रा इज ओन फूड, मतलब ग्रीन प्लांट्स उनका खुद का खाना को सिंथेसाइज कैसे करते हैं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, मतलब एनिमल्स, जानवर और इंसान अपना खाना नहीं बना सकते। बट हमें ये खाना मिलता कहाँ से है? सबसे पहले तो मेरे को आप बताओ कि हमें खाने की ज़रूरत क्या है। तो मैं बताती हूँ आपको। इसका आंसर है कि हमें खाने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारे कुछ वेरियस बॉडी फंक्शंस होते हैं, कुछ बॉडी फंक्शंस होते हैं वो हमारे काम करने बंद हो जाएंगे। जैसे हम लोग खाने खाएंगे तो डाइजेशन नहीं होगा, रेस्पिरेशन नहीं होगा, मतलब हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे और एक्सक्रीशन भी नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए हमें खाने की ज़रूरत है और हमें खाना मिलता है क्या से? प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को, मतलब ह्यूमंस को खाना मिलता है प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से। कैसे एनिमल्स से मिलता है? अब प्लांट्स को तो देखो, प्लांट्स के पत्ते, लीव्स, स्टेम्स होते हैं, हम कुछ भी खा लेते हैं, फ्रूट्स होते हैं तो वो खा सकते हैं हम लोग प्लांट्स के। बट एनिमल्स जैसे काऊ, तो काऊ हमें मिल्क देती है ना। हेन्स, ऑस्ट्रिच, ये सब हमें अंडे देते हैं। तो इन लोग का क्या, एनिमल्स भी हमें खाना देता है। बट एनिमल्स कहाँ से खाना देता है? एनिमल्स खुद पहले घास फूस खाता है, वो घास फूस क्या है? प्लांट्स है। तो वो प्लांट्स खाता है और फिर वो हमें मिल के अंडा कुछ देता है। ठीक है ना, ये प्रोसेस आपको समझ में आई? तो सबसे पहले तो बोजो के माइंड में एक और क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं अभी हम लोग। कि बोजो के माइंड में क्वेश्चन है कि हम सबको खाना मिलता है और ये इतने बड़े बड़े अमाउंट पे, लार्ज नंबर में जो पीपल्स होते हैं वो कैसे कंट्री में प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले तो जो रूरल एरियाज़ के जो फार्मर्स होते हैं, मतलब जो विलेजेस में फार्मर रहते हैं, उन लोग की खेती होती है, मतलब बड़ी बड़ी खेती होती, तो उन लोग उगा के ऐसे गवर्नमेंट को देते हैं, गवर्नमेंट उनको मनी देते हैं, तो मनी मिलती है उनको और वो मनी से और उन लोग उगाते हैं और वो जो पैसे, वो पैसे से और उगा देते, मतलब पैसे से जो भी चीज़ें चाहिए वो उगाते हैं। फिर क्या होता है, वो गवर्नमेंट जो चीज़ें हैं वो क्या देते हैं, हर एक स्टोर में दे देते हैं, मतलब दुकान में। अगर आप देखोगे कि आपकी मम्मी पापा राशन भरने जाते होंगे तो वो राशन की दुकान पे होता है। अगर हमको गेहूँ चाहिए तो एक गोनी गेहूँ, या आपको छुट्टा भी मिलता है ना, गेहूँ चाहिए, राइस चाहिए, जो भी चाहिए आपको मिल सकता है। तो खाना ऐसे ही बड़े बड़े अमाउंट में, लार्ज स्केल में प्रोड्यूस किया जाता है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन हमें रेगुलर प्रोडक्शन ज़रूरी है, प्रॉपर मैनेजमेंट ज़रूरी है, डिस्ट्रीब्यूशन भी नेसेसरी है। ठीक है ना। अभी हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में। अभी आप सभी को पता होगा कि 10,000 साल पहले जो पीपल थे वो नॉमेडिक लाइफ जीते थे, मतलब जो इंसान थे वो नॉमेडिक लाइफ जीते थे, मतलब ऐसे साधारण ज़िंदगी जीते थे। उन लोग ऐसे ही ग्रुप्स में घूमते थे, प्लेस टू प्लेस, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, वहाँ से यहाँ। तो किसके लिए घूमते थे कि अभी खाना मिल जाएगा, अभी घर मिल जाएगा। अभी हमारा कैसा रहता है, एक फिक्स जगह रहती है। जैसे अभी आप यहाँ पे रह रहे हो, आपका घर भी वहीं पे, आपका बिजनेस है, आपका कुछ जॉब वहीं पे, आपका कुछ है वहाँ पे। तो ऐसा आपका एक परमानेंट प्लेस है, या आप अपार्टमेंट में रह रहे हो, आप बंगलो में रह रहे हो, आप फ्लैट में रह रहे हो, जहाँ पर भी रह रहे हो आपका परमानेंट है। आप कहीं जगह जगह नहीं घूम रहे हो, हम कहीं जगह जगह नहीं घूम रहे, है ना। तो उन लोग क्या करते थे, उनका एक पर्टिकुलर परमानेंट प्लेस नहीं था कि उन लोग यहाँ पर घर था उनका, वहाँ पर ऐसा नहीं। उनका सिर्फ जंगल में इधर से उधर घूमते थे एंड रास्ते भी बने नहीं थे, उन जंगल में ऐसे पहाड़ी इलाके रहते थे। तो इधर से उधर उन लोग को खाना मिल जाएगा, शेल्टर मिल जाएगा। एक पेड़ मिल गया, वो पेड़ के नीचे सो गए। खाना मतलब वो पेड़ के ऊपर ही एक फ्रूट मिल गया तो वो फ्रूट उगा के खा लिया।
फिर उसके बाद उन लोग ने मतलब उन लोग रॉ फ्रूट्स वेजिटेबल खाते, मतलब कच्चा ही वेजिटेबल और फ्रूट खाते थे। और उन लोग ने फिर एनिमल्स को हंट करना चालू किया। एनिमल्स तो तब थे ही, एनिमल्स को मतलब मारा, लकड़ी लकड़ी से एकदम जोर का मारा एकदम, और उसे चीर फाड़ के कच्चा ही खा लिया, है ना। तो लेटर उन लोग ने उनको लैंड कल्टीवेट करना आया, उन लोग ने राइस वीट ये सब प्रोड्यूस करना शुरू किया, है ना। और फिर आगे क्या हुआ, फिर आगे हुआ ये सब प्रोड्यूस किया, और फिर और भी अलग अलग क्रॉप्स प्रोड्यूस करने स्टार्ट किए, और फिर आगे एग्रीकल्चर का जन्म हो गया, मतलब ऐसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो, एग्रीकल्चर का जन्म हो, एग्रीकल्चर वॉज बॉर्न, ठीक है ना। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. मतलब एक तरह के सेम किस्म के प्लांट जब उगाए जाते हैं एकदम बड़ी जगह पर, तो तभी उनको बोलेंगे क्रॉप। जैसे एग्जांपल है, जैसे हमने लगाई गेहूँ का, तो वो गेहूँ पूरे फील्ड में गेहूँ 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 उगेंगे, तो वो वीट का फील्ड माना जाएगा, ठीक है ना। वीट क्या है, वीट क्रॉप है, विट इज़ अ क्रॉप। और ये क्रॉप किसका है, मतलब क्रॉप कहाँ पे उगाया है, फील्ड में उगाया जा रहा है ना, तो क्या बोलेंगे हम, वीट फील्ड, ऐसे बोलेंगे ना हम लोग, वीट का फील्ड है, वीट की खेती है, गेहूँ की खेती है ये, ऐसा बोलते हैं ना। तो हम सबको पता है, आप सबको पता है कि जो क्रॉप्स होते हैं वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे सीरियल्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, और भी पल्सेस होते हैं, बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो ये क्लासीफाई किए जाते हैं उनके कोई एक बेसिस पे, इन जो सीज़न में उन लोग ग्रो किए जाते हैं। जैसे इंडिया, आपको पता है इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, वास्ट कंट्री है, तो यहाँ पर कभी भी कैसे भी टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल कभी भी आ सकती है। जैसे आप ठंडी का मौसम चला, ठंडी के मौसम में बारिश भी आ सकती है कोई जगह पे, और बारिश के मौसम में कभी भी बादल छा जाते हैं, कभी भी बारिश आ जाती है ना। तो यही कभी भी कैसे भी टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल आ सकती है ना। तो यहाँ पर अकॉर्डिंगली, यहाँ पर मतलब इंडिया में एक रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स जो ग्रो किए जाते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, मतलब बहुत अलग अलग क्रॉप्स है, प्लांट्स हैं जो उगाए जाते हैं अलग अलग कंट्री में। जैसे आपने देखा होगा कि मैंगो जो होता है, वो मैंगो आपको पर्टिकुलर समर में खाने मिलेगा। हम लोग मैंगो मानसून में और विंटर में क्यों नहीं खाएंगे, क्योंकि मानसून और विंटर में उसमें खराबी कुछ खामी निकलेगी, या उसमें कीड़े ऐसे कुछ निकल सकता है, इसलिए हम लोग नहीं खाएंगे। समर में क्या होता है, समर में कुछ हम लोग ठंडी चीज़ खाते हैं, है ना। विंटर में क्या करते हैं हम लोग, विंटर में गर्म चीज़ खाते हैं ना। तो ऐसे अलग अलग जो सीजन्स होते हैं उनके अलग अलग प्लांट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो भी होते हैं खाते हैं हम लोग। और अलग अलग कंट्री में इसी तरीके से अलग अलग कंट्री में भी अलग अलग खाना उगाए जाते हैं। जैसे मैं आपको फूड के एग्जांपल, जैसे आपने देखा होगा कि आपने बहुत सुना भी होगा कि जो मिसल पाव होता है, पाव भाजी होता है, वड़ा पाव होता है, ये बहुत महाराष्ट्र में खाया जाता है। फिर खमन ढोकला होता है, जलेबी होती है, खांडवी, ये सब गुजरात में खाया जाता है। इडली सांभर, डोसा, चटनी, तो ये मेंदू वड़ा, ये सब एक साउथ के तरफ खाया जाता है ना। तो यही ऐसे ही खाने के भी एग्जांपल्स दिए मैंने। वैसे ये क्रॉप्स भी अलग अलग कंट्री में ऐसे उगाए जाते हैं। तो अभी दो टाइप्स के क्रॉप्स होते हैं, फर्स्ट होते हैं खारीफ क्रॉप और सेकंड होता है राबी क्रॉप। तो खारीफ क्रॉप क्या होता है, तो खारीफ क्रॉप वो होता है जो उगाए जाते हैं रेनी सीजन में। और रेनी सीजन इंडिया में कब तक चलता है, जून टू सितंबर, मतलब रेनी सीजन चलता है। तो आपको इसका सिंपल सा, अगर आपको डेफिनेशन पूछा गया है, डिफाइन खारीफ क्रॉप एंड गिव एग्जांपल्स, तो आपको आंसर में क्या लिखना है, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खारीफ क्रॉप। और एग्जांपल्स लिख सकते हो आप, ये पैडी, में सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सब ये है। और फिर आप अगर इसके बाजू में आप ब्रैकेट में ये जून टू सितंबर लिख सकते हो, ठीक है ना। तो एक सिंपल सा आंसर इसमें भी बन सकता है, ठीक है। तो खारीफ क्रॉप के एग्जाम्पल क्या है, पैडी, में सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सब खारीफ क्रॉप के एग्जाम्पल हैं। अब राबी क्रॉप, राबी क्रॉप क्या होता है, राबी क्रॉप वो होते हैं जो विंटर सीजन में उगाए जाते हैं, विंटर सीजन में सोन किए जाते हैं। और विंटर सीजन कब तक चलता है इंडिया में, अक्टूबर टू मार्च। इन सबको क्या बोलेंगे, राबी क्रॉप। इसके एग्जाम्पल्स क्या है, राबी क्रॉप के एग्जाम्पल्स है वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिंसेड, ये सब है राबी क्रॉप के एग्जाम्पल, मतलब ये विंटर सीजन में उगाए जाते हैं। इसके अलावा बिसाइड दिस
पल्सेस और वेजिटेबल्स भी होते हैं वो समर सीज़न में ग्रो किए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि समर सीज़न में आप मैंगो खाते हो, और भी बहुत सारी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स या पल्सेस हैं जो आपको समर सीज़न में खाने मिलते हैं। और यहाँ पर बेसिस प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ाया जाएगा हमें भी। तो सबसे पहले भोजो के माइंड में एक और क्वेश्चन आया। भोजो बहुत सवाल पूछता है ना, तो भोजो के माइंड में ये क्वेश्चन आया कि पैडी जो है वो विंटर सीजन में क्यों नहीं उगा सकते। जो आपको पता है कि पैडी जो है खारिफ क्रॉप है, पैडी जो है एक विंटर सॉरी समर पैडी जो है वो रेनी सीजन में उगाया जाता है। तो रेनी सीजन में उगा के क्यों नाम विंटर सीजन में उगाया जाता है, तो इसका आंसर पहेली ने दिया है। पहेली बोल रही है कि पैडी को बहुत सारा वाटर लगता है ग्रो करने के लिए, इसीलिए वो रेनी सीजन में ग्रो करता है। और रेनी सीजन का क्या बोलते हैं, खारिफ क्रॉप बोलते हैं। और विंटर सीजन को क्या बोलते हैं हम, विंटर सीजन को हम बोलते हैं राबी क्रॉप। तो ये राबी क्रॉप ना हो के खारिफ क्रॉप है पैडी, है ना। अभी कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स over a period of time. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener, even by you when you grow ornamental plants in your house. तो कल्टीवेशन, क्रॉप्स के कल्टीवेशन कैसे करे जाते हैं ये एक्टिविटीज़ फार्मर्स बताते हैं, मतलब फार्मर्स करते हैं बहुत एक टाइम पे। जैसे अगर आपके घर में गार्डन होगा तो आप देखते होंगे कि वहाँ पे मतलब प्लांट्स उगाए जाते हैं, तो वहाँ पे प्लांट्स को प्रॉपर मैनेजमेंट होता है, वहाँ पे पानी सब चाहिए होता है उसको, सनलाइट, है ना। अभी देखते हम आगे बढ़ते हैं। These activities too as agriculture practices which are listed below. मतलब अभी आपने पढ़ा कि कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप को कल्टीवेशन करने के लिए हमें कैसे प्रोसेस लगती है, तो वो यहाँ पर है हमारी 7 प्रोसेस। ये 7 प्रोसेस को फॉलो करके ही जो है ये मेन प्रोसेसेस है, ये प्रोसेस को फॉलो करके जो फार्मर्स है उनकी खुद की खेती उगाते हैं, प्लांट्स उगाते हैं, क्रॉप्स उगाते हैं, वेजिटेबल्स जो भी उगा रहे हैं ये 7 प्रोसेस को ही फॉलो करके, ठीक है ना। तो देखते हैं कि कौन सी 7 प्रोसेस है। तो फर्स्ट प्रोसेस है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकंड प्रोसेस है सोइंग, थर्ड प्रोसेस है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, फोर्थ है इरिगेशन, फिफ्थ है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, सिक्स्थ है हार्वेस्टिंग, और सेवन्थ है स्टोरेज लास्ट। तो इसका कैसा मतलब होता है, तो इन 7 प्रोसेस, ये सारी 7 प्रोसेस किस तरीके से यूज़ करी जाती है, मतलब क्या क्या होते हैं इसमें मेन जो पॉइंट्स प्रोसेस किए जाते हैं, क्या क्या टूल्स होते हैं सारी प्रोसेस करने के लिए, हम लोग जानते हैं। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ये सारी प्रोसेस अगर आपने मतलब जैसे आपको पूछा है टेल 7 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, तो आप अगर ऐसा नहीं कर सकते कि प्रिपरेशन सॉइल को 6 पे डाल दिया और हार्वेस्टिंग को फर्स्ट पे डाल दिया, ऐसे उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते। तो पहली जो प्रोसेस है वो पहली प्रोसेस ही होती है, जैसे फर्स्ट प्रोसेस है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, तो पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल ही होगा, फिर दूसरी प्रोसेस होगी। तो प्रिपरेशन सॉइल फर्स्ट स्टेप है जब क्रॉप ग्रो करने से पहले, तो सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है। अगर हम सॉइल को प्रिपेयर नहीं करेंगे तो जो हमारे क्रॉप है वो उग नहीं पाएंगे या अच्छे से नहीं उग पाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है, ये सबसे मेन प्रोसेस और फर्स्ट स्टेप है क्रॉप को ग्रो करने से पहले। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। मतलब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क है एग्रीकल्चर में वो है सॉइल को टर्न करना, मतलब सॉइल को हिलाते रहना और एकदम लूज़ करना, पतला। अगर हमारे सॉइल एकदम हार्ड होगा, कड़क होगा, तो अच्छे से क्रॉप नहीं ग्रो हो पाएगा। तो हमको सॉइल को लूज़ करना पड़ेगा पहले। तो ये ऑलो करता है, मतलब ये क्यों हमें करना पड़ता है, क्योंकि ये जो रूट्स है प्लांट्स की उसे पेनिट्रेट करता है डीप। तो ये लूज़ हमें इसलिए करना होता है क्योंकि ये पेनिट्रेट करता है डीप, मतलब जो रूट है वो एकदम नीचे जा सके और हमारा जो प्लांट है या ट्री कुछ भी उगा रहे हैं, क्रॉप उगा रहे हैं, वो एकदम ऊपर तक जाए और इजीली ग्रो कर सके। इसलिए हम लोग को सॉइल को लूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो और ये इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि ये हमारे जो
प्लांट है या क्रॉप है उसे एकदम ब्रीथ होने के लिए ईजीली ब्रीथ हो सकता है, मतलब वो ज़्यादा अच्छे से ब्रीथ कर सकता है प्लांट्स को। ऐसा एज यू ऑल नो कि प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही गिने जाते हैं। तो वाई डज द लूजिंग ऑफ सॉइल ऑलो द रूट्स टू ब्रीथ इजीली। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है कि लूजिंग ऑफ सॉइल ऑलोज क्यों, जब हमको सॉइल लूज करते हैं तो वो क्यों प्लांट्स अच्छे से ब्रीथ क्यों कर सकते हैं, इजीली ब्रीथ क्यों कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो इसका आंसर लिखा हुआ है, द लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। मतलब जो लूजन सॉइल है, जो मतलब एकदम हार्ड सॉइल नहीं है, वो ग्रोथ मतलब अर्थवर्म और माइक्रोब्स, एज यू ऑल नो कि माइक्रोब्स और अर्थवर्म्स होते जो है वो फार्मर्स के फ्रेंड्स होते हैं। तो ये इन लोग क्या करते हैं, इन लोग ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं और और ये इन लोग ज़्यादा हेल्प करते हैं लूज़ करने में सॉइल को। बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि सॉइल को टर्न और लूजन करना ज़रूरी क्यों है। अभी आप लोग ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हुए 6th-7th में कि जो सॉइल होते हैं वो कंटेन करते हैं मिनरल्स जैसे वाटर, एयर और भी कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। In addition of dead plants and animals get decomposed by soil organisms। मतलब आप सभी लोगों ने पढ़ा है कि जो सॉइल होता है वो कंटेन करता है मिनरल्स। कौन से मिनरल्स, जैसे वाटर, एयर और भी कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इन एडिशन जैसे डेड प्लांट्स और एनिमल्स, जब जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं उन लोग डिकम्पोज हो जाते हैं सॉइल में, मतलब मिल जाते हैं, उनकी मिट्टी मिल जाती है। और यही क्या प्रोवाइड करता है, ये हमारा मतलब डेड प्लांट्स और एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स जो भी होते हैं ये मरे हुए, ये हमारे प्लांट्स को उगाने में और ज़्यादा हेल्प करता है। जो माइक्रोब्स है और अर्थवर्म्स है ये तो ज़्यादा हेल्प करता ही है, बट जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स है ये भी एक्स्ट्रा हेल्प करता है। तो इसीलिए हमारे प्लांट्स अच्छे से उग सकते हैं। Since only few centimeters of the top layer of the soil supports plant growth, turning and losing of the soil brings the nutrient-rich soil to the top so that plants can use these nutrients। मतलब कुछ ही सेंटीमीटर्स के टॉप लेयर है जो सॉइल सपोर्ट करता है प्लांट ग्रोथ का, जैसे टर्न होता है और लूजिंग होता है सॉइल का, जो ब्रिंग करता है न्यूट्रिएंट रिच सॉइल और प्लांट्स को भी न्यूट्रिशन देता है। दस टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। मतलब अभी हम सबको पता चल चुका है कि जो टर्निंग है और लूजिंग है सॉइल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए। तो इस प्रोसेस को ही हम सब लोग बोलेंगे, इस प्रोसेस का नाम क्या है टर्निंग ऑफ लूजिंग का, टिलिंग बोलेंगे या प्लोइंग बनेंगे, ठीक है ना। फिर आपको एक क्वेश्चन भी आ सकता है, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड, क्या बोल सकते हैं आप, टिलिंग लिख सकते हो या प्लोइंग लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो, टिलिंग और प्लोइंग, ठीक है ना। तो अभी ये टिलिंग और प्लोइंग जो प्रोसेस है, लूजिंग और टर्निंग प्रोसेस है, इन्हें हम टिलिंग और प्लोइंग बोल सकते हैं। तो प्लोइंग जो और टिलिंग प्रोसेस है ये कौन से टूल से यूज़, मतलब कौन से टूल की हेल्प से यूज़ किया जाता है। तो दिस इज़ डन बाय प्लो। अब प्लो कैसा होता है ना, प्लो को हिंदी में क्या बोलते हैं, पावड़ा ऐसा कुछ बोलते हैं, आई डोंट नो, मैंने सुना हुआ है, बट प्लो को हिंदी में इसी कुछ तरीके का बोलते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना कि प्लो को हिंदी में क्या बोलते हैं। जो प्लो होता है वो आयरन और वुड से बनाया होता है। ये जब सॉइल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है ये हेल्प करता है, मतलब सॉइल को, जो बड़े बड़े क्लम्स होते हैं क्लम्स को, मतलब इसे क्लम्स को बोल सकते हैं हम, क्रम्स। तो ये क्रम्स को तोड़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है प्लो। और ये नेसेसरी है, अगर हम ये क्रम्स नहीं तोड़ेंगे तो हमारे जो प्लांट्स हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। इसलिए क्लम्स जो है क्रम्स उसे भी ज़्यादा तोड़ना ज़रूरी है ना। तो द प्लोड फील्ड में हैव बिग क्लम्स ऑफ सॉइल इज कॉल्ड क्रम्स। ये याद रखना, क्रम्स। और ये भी याद रखना, प्लोज आर मेड ऑफ वुड एंड आयरन, ये भी मेन पॉइंट है। लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर
सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन, मतलब सॉइल लेवल करना भी एक बेनिफिशियल है सोइंग के लिए भी। सोइंग सेकेंड प्रोसेस है और इरिगेशन फोर्थ प्रोसेस है। तो थर्ड प्रोसेस कौन सी है? एडिंग मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर। जो लेवलिंग ऑफ सॉइल है वो डन होता है लेवलर के हेल्प से। लेवलर मतलब एक होता है एक टूल, वही होता है। समटाइम्स मैन्यूअर जो होता है वो ऐड किया जाता है टिलिंग के सॉइल, मतलब सॉइल को टिल करने से पहले ही। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ये हेल्प करता है प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्यूअर विद सॉइल। मतलब अगर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, मतलब अगर हम इसे पहले ही डाल देंगे तो फिर हम लेवल कर रहे होंगे या टिलिंग कर रहे होंगे तो ये अच्छे से हिल मतलब मिक्स हो जाएगा सॉइल के साथ, और फिर सॉइल बाद में जब सोइंग हो रही होगी तो वो मॉइस्चर हो जाएगा। ठीक है ना। अभी हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। मतलब इम्प्लीमेंट्स मतलब कुछ टूल्स, एग्रीकल्चर में जो टूल्स हेल्प करते हैं, यूज़ होते हैं, वो टूल्स के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सोइंग से पहले जो बिफोर सोइंग द सीड्स, सोइंग से पहले सीड्स को सोइंग से करने से पहले ये ज़रूरी है कि जो बड़े बड़े सॉइल में क्रम्स है वो ये तोड़ने ज़रूरी है। और क्यों तोड़ने ज़रूरी है? क्योंकि ये हमें बेटर यील्ड मतलब बेटर फील्ड बनाता है। ये हेल्प करता है बहुत सारे अलग अलग टूल्स, जैसे कुछ मेन टूल्स हैं जो पर्पस होते हैं, जैसे प्लो के बारे में आपने पढ़ा, अभी होए और कल्टीवेटर के बारे में भी आप पढ़ोगे, है ना। तो देखो यहाँ पर एक टूल है ना, ये प्लो है, प्लो, दिस इज़ कॉल्ड प्लो। तो प्लो को हिंदी में क्या बोलते हैं मैंने आपसे पूछा है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जिसने राइट आंसर दिया है मैं उसका कमेंट पिन करूँगी। तो देखो ये है हमारा असली प्लो का डायग्राम, देख लो कि इसे क्या बोलते हैं। जो ये ऊपर वाला पार्ट है इसे बोलेंगे बीम। जो ये है ये वाला डंडा, इसे बोलेंगे हम प्लो शाफ्ट, मतलब ये है वो डंडा, है ना, और इसे प्लो शाफ्ट बोलेंगे। और ये जो नीचे का आपको ये दिख रहा है ये इस तरीके का, तो इसे बोलेंगे हम प्लो शेयर। समझ में आया प्लो का डायग्राम? तो प्लो इस तरीके से भी यूज़ किया जाता है और प्लो हाथ से भी यूज़ किया जाता है। मतलब छोटा वाला प्लो इस तरीके का होता है और जो बड़ा वाला प्लो होता है वो ऐसे दो बैल के बीच में या गाय के बीच में लगा के ये सॉइल को क्या करा जा रहा है, लेवल किया जा रहा है, मिक्स किया जा रहा है, टिलिंग हो जा रहा है सॉइल का। तो अभी हम लोग ने देखा प्लो का डायग्राम। तो अभी हम प्लो के बारे में थोड़ा और आगे का पढ़ते हैं। तो हम लोग ने बहुत सालों से, मतलब एंशिएंट टाइम से जो होता है वो टिलिंग, सॉइल को टील करना चल रहा है। बट एडिंग फर्टिलाइज़र टू क्रॉप, रिमूविंग वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल, ये बहुत मतलब पहले से चलते आ रहा है। बट दिस इज़, और ये जो है ये बना होता है वुड से। जैसे आप अभी मैंने बताया कैमल्स या हॉर्सेस या आप बैल गाय किसी के ऊपर भी लगा जाता है, और ऐसे दो यहाँ पे जैसे दो कोई भी जानवर है इसके ऊपर ऐसे लगा के यहाँ से, एंड दिस इज़ द सॉइल, तो इससे लेवल किया जाता है। ठीक है ना, ये जानवर है, थोड़ी सी ख़राब इस ड्राइंग है मेरी, बट आपको एक्सप्लेन करने के लिए। सो ये हमारी ऐसी प्रोसेस मैंने आपको बताया। जैसे वो दो एनिमल्स, कोई भी एनिमल्स हो, जैसे बुल या कोई भी अलग एनिमल्स, हॉर्सेस, कैमल्स, बुल्स, काउ, कोई भी एनिमल्स हो सकते हैं। ठीक है ना। तो ये कंटेन करते हैं एक स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप, और इसे बोलेंगे प्लो शेयर। प्लो शेयर मैंने आपको बताया प्लो शेयर क्या होता है, जो इस तरीके का होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बीम, ये बीम, ये प्लो शाफ्ट, और ये नीचे का है ना ये प्लो शेयर। तो ये है हमारे प्लो शेयर। नाउ एक हैंडल होता है एंड में, जो उसे बोलेंगे हम शाफ्ट। तो जो अदर हैंड होता है वो अटैच होता है बीम से, जो प्लेस किया जाता है बुल के नेक पे। और जो वन पेयर ऑफ बुल होता है वो जैसे उसके पीछे एक मैन होता है जो भगाता है और लकड़ी से मारता है, फिर भागते हैं और फिर वो भी लेवल होता है सॉइल। नाउ अभी जो वुडन प्लोज है वो भी उस मतलब इतने यूज़ नहीं आ रहे हैं, बट अभी एकदम मतलब आयरन के जो प्लोज है वो नाउअडेज इसके यूज़ आ रहे हैं। तो अभी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टूल के बारे में, जो है होए। अब होए जो है एक सिंपल सा टूल है जो वीड्स रिमूव करने में हेल्प करता है ना। आप लोग सोच रहे हो कि वीड्स क्या होता है? वीड्स वो होता है, वीड्स मतलब जो ऐसे एक प्लांट है, दिस इज़ अ प्लांट समझो, और ये देखो
Now let me give you a simple example. Now this is a plant, है ना। तो ये प्लांट है और ये जो छोटा सा दिख रहा है ये एक प्लांट का पार्ट है, बट ये प्लांट नहीं है। ये जैसे ये लीफ है, ये लीफ है, तो ये प्लांट के पार्ट्स हैं। बट ये क्या, इसे वीड बोलेंगे। इसे वीड क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये मतलब इसमें कुछ अंदर है ही नहीं, मतलब कुछ मटेरियल ही नहीं है। मतलब जैसे एक क्रॉप का एग्जांपल देती हूँ। दिस इज़ अ क्रॉप, ये फील्ड है। क्रॉप 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 क्रॉप, फिर ये भी फील्ड है। दिस ऑल इज फील्ड। तो इस फील्ड में आपने देखा कि सारे एकदम अच्छे से क्रॉप उगाए गए, बट ये क्रॉप में बीच से ऐसे उग गया। तो ये क्या, इस बीच वाले को क्या बोलेंगे? वीड्स। तो इसे काट देंगे हम, पूरे क्रॉप को नहीं काटेंगे, हम सिर्फ उतने वीड को काटेंगे जो जो वीड हार्म कर रहा है प्लांट को, सिर्फ उतने पार्ट को काटेंगे, तो उसे बोलेंगे वीड्स। ठीक है ना। तो होए जो होता है वो सिंपल सा टूल होता है जो वीड्स रिमूव करने में हेल्प करता है, सॉइल को लूजन करने में हेल्प करता है। तो उससे एक लॉन्ग सा बड़ा सा मतलब लंबा सा रोड होता है वुड का या आयरन का, और एक स्ट्रॉन्ग ब्रॉड बेंड प्लेट होता है ऑफ आयरन जो ऐसे मतलब फिक्स होता है एक एंड पे, और वो क्या करता है, और वो वर्क करता है लाइक अ ब्लेड। इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स। वो एनिमल से पुल किया जाता है। सेम इसे देखो, ये है होए, हमारे एक होए का एग्जांपल है। नाउ दिस इज़ अ ग्रिप, दिस इज़ अ हैंडल, नाउ दिस इज़ अ बीम एंड दिस इज़ द रॉड। ये जो है ये रॉड है और ये है बेंड प्लेट। और इसे भी, होए को भी हिंदी में क्या बोलते हैं? आई डोंट नो प्लो और होए को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो आप लोग मुझे बताना प्लो और होए को क्या बोलते हैं। आई डोंट नो, मैं प्लो को गलत बोल रही होगी, सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और जैसे कि मैंने बोला कि मैं कमेंट सेक्शन में जिसका आंसर राइट होगा उसका आंसर पिन कर दूंगी। तो ये है हमारे होए का डायग्राम। अभी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट जो है टूल के बारे में। ये है एक कल्टीवेटर ना। कल्टीवेटर जो नावाडेज प्लोइंग होती है वो इसी कल्टीवेटर मतलब कल्टीवेटर की हेल्प से होता है। मतलब क्या होता है, इसमें कुछ होता नहीं गाइज। इसमें एक सिंपल सा मतलब ट्रैक्टर होता है, वो ट्रैक्टर और ट्रैक्टर होता है, और ज़्यादा लेबर की ज़रूरत नहीं होती, इसमें ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं होती। इसमें सिर्फ एक इंसान चाहिए और एक ट्रैक्टर चाहिए बस। इसमें कोई गाय बैल या कुछ हॉर्स कैमल या कुछ ऐसे मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें बहुत सारे लोगों की भी ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ इसमें एक इंसान चाहिए और एक ट्रैक्टर चाहिए बस काम हो जाएगा। तो नाउअडेज यही चल रहा है कि ट्रैक्टर लेके ट्रैक्टर ड्राइवर चलेगा, और तो इसमें क्या होता है, ये हेल्प करता है। ये जो नाउअडेज यही यूज़ होता है, और ये इसमें टाइम बचता है इंसान का, इसमें लेबर बचता है, मतलब लेबर मतलब मेहनत बचती है और टाइम बचता है ना। और फिर इतने टूल्स हमने पढ़े। अभी नेक्स्ट है, हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पूरा कंप्लीट कर लिया। अभी हम पढ़ेंगे सोइंग के बारे में। जो सोइंग है ये सोइंग भी बहुत ज़्यादा इजी है। सोइंग में सिर्फ प्लांट्स को उगाना है, और कौन से टूल्स है वो भी देख लेते हैं। सोइंग जो इम्पॉर्टेंट पार्ट, अगर सोइंग नहीं होगा तो हमारा कुछ आगे की प्रोसेस होगी नहीं। सॉइल को प्रिपेयर कर लिया है, तो ये किस लिए प्रिपेयर किया है? सोइंग करने के लिए। मतलब अभी अभी हम लोग प्लांट को उगा देंगे, मतलब सो कर देंगे, बट उससे पहले एक और प्रोसेस होती है। वो प्रोसेस होती है सोइंग से पहले गुड क्वालिटी सीड्स और क्लीन और हेल्दी सीड्स को चुनना। कैसे सिलेक्ट करेंगे इनको? तो इसका भी एक ये है, क्या बोलते हैं, एक्टिविटी है इसकी। तो एक्टिविटी हम लोग करते हैं। तो पहेली की मम्मी जो है वो भी ऐसे ही जो मैंने अभी जो एक्टिविटी बताऊंगी उसी प्रोसेस से भी उसकी मम्मी जो क्या करती पता है, कुछ ग्राम सीड्स लिए, वेसल लिया, एक बर्तन लिया और पानी डाला उसमें, और फिर कुछ मिनट के बाद वो जो ग्राम सीड्स है कुछ ऊपर टॉप पे फ्लोट कर रहे हैं और कुछ नीचे जो है वो जमा हो गया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? वाई इट इज़ हैपनिंग? तो इसकी प्रोसेस मैं बताती हूँ, और इसकी प्रोसेस कैसे हो रही है, और पहेली की मम्मी ने ऐसे क्यों किया, और वो कुछ सीड्स ऊपर फ्लोट कर रहे थे और कुछ सीड्स नीचे क्यों सिंक हो गए।
मैं प्रोसेस बताती हूँ और इसका आंसर भी बताती हूँ। तो देखो, तो जो अभी मैं प्रोसेस बताने वाली हूँ इसी प्रोसेस से होने वाला है सब कुछ। मतलब देखो, जैसे यहाँ पर हमारे पास है एक वेसल। नो दिस इज अ क्या है, ये वेसल है और वेसल में भर के रखा है हम लोग ने पानी। अब वो पानी जो है फुल हम लोग ने टॉप तक भरा हुआ है और थोड़ा सा बचाया हुआ है। हाफ हाफ भर दिया और हाफ थोड़ा बचाया हुआ है। नाउ एक कंटेनर में हमारे पास सीड्स हैं। वो सीड्स हम लोग ने डाले वाटर में। अब कुछ सीड्स जो है वो फ्लोट करने लगे और कुछ सीड्स जो है वो सिंक हो गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जो भी अच्छे क्वालिटी के सीड्स है वो हो गए सिंक। क्यों? क्योंकि उसमें भारी, एकदम भारी वज़न है। तो वो जो भारी, आपने देखा होगा कि भारी चीज़ होती है वो एकदम पानी के नीचे चली जाती है, और जो हल्की चीज़ होती है, मतलब जो जिसमें कुछ अंदर खोखला होता है, वो ऊपर फ्लोट करने लगती है। तो ये जिसमें कुछ नहीं है वो ऊपर फ्लोट करने लगा, तो इसमें कुछ नहीं, उन लोग ऐसे निकाल के फेंक देंगे इसे, ये कुछ काम का नहीं है, और इसे रख लेंगे और इसके क्रॉप्स उगाएंगे। आपको समझ में आया? इसीलिए पहले की मम्मी ने क्या किया, ऐसे किया, जो ऊपर फ्लोट कर रहे हैं उन्हें फेंक दिया और जो नीचे सिंक कर रहे हैं ऊपर ले लिया, और उन लोग ने उसके क्रॉप उगा दिया या सब्जी बना दिया, कुछ भी कर दिया। ठीक है, तो यही प्रोसेस है कि यही प्रोसेस है क्लीन हेल्दी, ये कौन सी प्रोसेस है? क्लीन हेल्दी सीड्स चुनने की। ठीक है ना? तो यही प्रोसेस है सोइंग के गुड क्वालिटी सीड्स चुनने के, है ना? नाउ अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोग ने पढ़ लिया, ये सब डैमेज सीड्स, देखो ये हॉलो, खोखला, ये सब हम लोग ने पढ़ लिया। मैंने आपको एक अच्छे से एग्जाम्पल डायग्राम के साथ बताया कि क्या क्या होता है और कैसे कैसे चुने जाते हैं। ठीक है, तो यही इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हमें सोइंग में यही था। और इसके आगे हम लोग ट्रेडिशनल टूल के बारे में पढ़ने वाले हैं सोइंग में। ट्रेडिशनल टूल, जो टूल यूज़ किए जाते हैं ट्रेडिशनली सीड सो करने के लिए, एक जैसे फनल शेप होता है उसका, और वो फनल शेप में फिल किए जाते हैं कुछ सीड्स, और फिर वो दो तीन पाइप होते हैं शार्प एंड्स के, और फिर वो आगे चलते आते हैं, और वो एक पियर्स होता है एकदम, मतलब दिस इज द फनल, और यहाँ पर एक होल होगा। तो इससे यहाँ पर हमने सीड्स डाले, और यहाँ से ये जो है हमारा सॉइल, तो ये सीड्स जा रहे हैं और सॉइल में फिर आगे चलते आ रहे जो सो हो जा रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? देखो, समझ में आया आपको? और दिस इज द फनल, ये हम पाइप, इसमें डाल रही ये सीड्स, और दो इंसान हैं, ये गाय आगे चलते आएगी, ये सीड्स सो होते जाएंगे। ये होते ट्रेडिशनल टूल सीड सो करने के लिए। अभी नावडेज सीड ड्रिल यूज़ हो रहे हैं, मतलब ऐसे ट्रेडिशनल टूल यूज़ नहीं किए जा रहे हैं। अभी नावडेज सीड ड्रिल यूज़ किए जा रहे हैं हर जगह पर। मतलब ऐसे कुछ जगह ही होगी जहाँ पे ट्रेडिशनल टूल यूज़ किए जाते होंगे, बट हर जगह पर, मतलब मोस्ट ऑफ द हर जगह पर, ऑलमोस्ट हर जगह पर सीड ड्रिल का यूज़ होता है। तो ये भी ट्रैक्टर की हेल्प से किया जाता है। और देखो क्या होता है, जो सीड सो करने की यूनिफॉर्मली इक्वल डिस्टेंस पे और डेप्थ पे किए जाते हैं। ये इंश्योर करता है जो सीड्स कवर होते हैं सॉइल, मतलब जैसे आप देख रहे हो कि ये क्या कर रहे हैं, अंदर सीड सो है, और ये अंदर ऐसे सीड्स को अच्छे से और सो करे जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, और ये 6 मतलब क्या हो रहा है, ये 6 टाइप के, नहीं 6 और ड्रिल है, यहाँ पे 6 ड्रिल है और अंदर सीड है, तो ये सीड को ड्रिल कर रहे हैं उन लोग, इसलिए इसका नाम सीड ड्रिल रखा हुआ है। और मतलब ट्रेडिशनल टूल में क्या था ना, एक डिसएडवांटेज था कि जो बर्ड्स आते थे, जो भी बर्ड्स आते थे वो खा लेते थे सीड्स को, तो सीड्स रहते नहीं थे और उगते नहीं थे। बट इसमें क्या होता है, सीड ड्रिल अच्छे से कर देता है और सीड को ड्रिल कर देता है अच्छे से। और इसमें भी ये मॉडर्न प्रोसेस है, तो इसमें ये सेव करता है हमारा टाइम और लेबर भी। ठीक है, भोजो के बारे में एक और क्वेश्चन आया कि हमारे स्कूल के पास एक नर्सरी है। नर्सरी मतलब आपको पता है ना, नर्सरी में मतलब जहाँ पे सारे किस्म के, सारे टाइप्स के प्लांट्स मिलते हैं। तो वहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स देखिए, जो छोटी छोटी बैग्स में रखी होती है, मतलब ऐसे काली बैग्स होती है, उसमें ऐसे रखे होते हैं प्लांट्स उगाए जाते हैं। तो ऐसे क्यों रखे होते हैं? तो पहेली ने उसका आंसर भी दिया भोजो को। सीड्स जो अलग अलग टाइप्स के होते हैं वो
जैसे पैडी जो ग्रो किए जाते हैं पहले नर्सरी में, जो वो ग्रो होते हैं उनको उनके सीडलिंग्स जब ग्रो होते हैं उन्हें ट्रांसप्लांट किए जाते हैं फील्ड में मैनुअली। मतलब जो पैडी जो होती है, पैडी का एग्जांपल दिया पहेली ने, मतलब वो छोटे से होते हैं, जब वो सीडलिंग्स बन जाते हैं और वो ट्रांसप्लांटेड हो जाते हैं तभी उसको फील्ड में मैनुअली धीरे से उगाया जाता है। और कुछ जैसे कुछ फॉरेस्ट प्लांट्स और फ्लावरिंग प्लांट्स भी ग्रो किए जाते हैं नर्सरी में। तो appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of plants. This allows plants to so, get sufficient sunlight, nutrients and water from the soil. मतलब ये इसलिए होता है क्योंकि प्लांट्स को सफिशिएंट सनलाइट चाहिए होती है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होती है, पानी चाहिए होती है टाइम पे, और अगर उसको टाइम पे नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, मर जाएंगे और क्रॉप या प्लांट नहीं उग पाएगा। नाउ थर्ड प्रोसेस जो है वो है एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। अभी हमने फर्स्ट प्रोसेस भी कर ली। फर्स्ट प्रोसेस कौन सी थी, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, तो वो भी कर लिया। सेकंड प्रोसेस कौन सी थी, सोइंग, वो भी कर लिया। तो फर्स्ट और सेकंड हमने कर लिया। अभी थर्ड प्रोसेस आई एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। ये भी हम लोग जल्दी से कर लेंगे। ये भी सिंपल साइज में भी क्या है, जो सब्सटेंसेस ऐड किए जाते हैं इन द सॉइल में इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि सॉइल की हेल्दी ग्रोथ के लिए, प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए इनको बोलेंगे मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। नो बोजो ने बोला कुछ कि I saw a healthy crop growing in the field. In the neighboring plant, the plants were weak. Why do some plants grow better than others? Now, बोजो ने बोला कि मैंने कुछ हेल्दी क्रॉप ग्रो किए जाते हुए हमारे फार्म में देखा, उनके अंकल के फार्म में देखा। तो ये नेबरिंग जो फार्म है इनके प्लांट्स क्यों वीक है, और कुछ प्लांट्स अच्छे क्यों ग्रो कर जाते हैं अलग अलग प्लांट्स से। तो इसीलिए ऐसा होता है क्योंकि कुछ प्लांट्स को अच्छे से सफिशिएंट जो होता है एसेंशियल उनके प्लांट्स के ग्रोथ के लिए जितना सफिशिएंट मिनरल्स चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उन्हें नहीं मिल पाता, इसीलिए वो अच्छे से कल्टीवेट नहीं होते हैं और कभी उनको न्यूट्रिएंट मिलते नहीं तो कभी उन लोग ग्रो नहीं कर पाते अच्छे से। इसीलिए कुछ प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर जाते हैं और कुछ प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। जो कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप बनाता है सॉइल को पुअर एकदम पुअर बनाता है न्यूट्रिएंट्स में। मतलब जैसे यहाँ पर एक फील्ड है ना, यहाँ पर आपने लगाया गेहूँ, कोई भी क्रॉप लगाया, गेहूँ का एग्जांपल छोड़ो, कोई भी क्रॉप लगाया ना, इसमें आपने लगाया कोई भी क्रॉप। अब ये क्रॉप उग गए, फिर आपने इनको जल्दी से निकाला, स्टोर किया और वापस उसमें लगा दिया, फिर ये ग्रो हो गए, फिर वापस स्टोर किया, वापस लगा दिया। तो आप हर बार ये ख़त्म हुआ वो लगा दे दूसरा, ये ख़त्म हुआ दूसरा लगा दे, ये ख़त्म हुआ दूसरा लगा। तो इसमें क्या होता है ना, प्लांट भी अच्छे से ग्रो नहीं हो पा रहे, सॉइल को भी अच्छे से न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि पहला एक प्लांट ग्रो किया हम लोग ने, पहले क्रॉप ग्रो किए तो वो ग्रो इसलिए क्योंकि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स था। बट दूसरे बार क्यों नहीं ग्रो हुआ, क्योंकि पहले वाले जो क्रॉप्स थे, प्लांट्स थे, उन लोग ने ही उन सब ने ही सारे न्यूट्रिएंट्स ले लिए। तो हमें थोड़ा सा टाइम देना चाहिए सॉइल को, थोड़ा सा टाइम देना ताकि वो रिप्लेनिश हो और न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करे, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मैन्यूरिंग। जब सॉइल को प्रॉपर टाइम मिल रहा है रिप्लेनिश करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स को रीग्रोथ करने के लिए, न्यूट्रिएंट्स को वापस आने के लिए, और रिप्लेनिश मतलब रिपीट, मतलब वापस अच्छे से ठीक होना, ठीक होने के लिए टाइम मिल रहा है, रिप्लेनिश होने के लिए टाइम मिल रहा है, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे मैन्यूरिंग। इम्प्रॉपर ऑफ सफिशिएंट मैन्यूर रिजल्ट इन अ वीक प्लांट्स, ठीक है ना। तो प्लांट्स की कुछ गलती नहीं होती है उसमें, सॉइल को हमारी गलती होती है कि हम लोग सॉइल को टाइम नहीं देते हैं रिप्लेनिश होने के लिए। अगर हम सॉइल को टाइम देंगे रिप्लेनिश होने के लिए तो सॉइल अच्छे से रिप्लेनिश भी हो जाएगा, प्लांट्स अच्छे से ग्रो भी कर जाएगा, और फिर उसको वापस टाइम देंगे, फिर वापस हमें जितना उगाना है उतना उगा सकते हैं। फिर उसको एक बार उगाया एक फील्ड में तो उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए रिप्लेनिश होने के लिए, और फिर वो उगेगा, फिर वापस उन लोग ऐसा कर सकते हैं। दिस प्रोसेस बिगिंस। मैन्योर जो है एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, वो ऑब्टेन किया जाता है डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स फ्रॉम और एनिमल वेस्टेज। फार्मर्स डंप एंड प्लांट्स एनिमल्स वेस्ट इन अ पिट एट one place and allow it to decompose. The decomposition is
caused by some microorganisms. The decomposed matter is used as organic matter, manure. मतलब मैन्योर जो है वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये हेल्प करता है डिकम्पोजिशन में प्लांट और एनिमल के वेस्ट में। मतलब जो फार्मर्स डंप करते कुछ प्लांट और एनिमल के वेस्ट पिट में, और ये और डिकम्पोज करते हैं। जैसे मैंने आपको ह्यूमस का एग्जांपल दिया था कि जो मरे हुए प्लांट्स, एनिमल्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, या भी कुछ कूड़ा कचरा रहता है, वो प्लांट में मिलके फ्रूट वेजिटेबल के पील से वो भी मिक्स होके क्या बनाते हैं, ये एक ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं। और यही हम अगर सॉइल में डालेंगे तो हमारी जो मिट्टी है एकदम स्ट्रांग होगी, है ना। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी है जो आप कर सकते हो घर पे। अभी मैं आपको आगे का पढ़ा, तब तक देखो हम लोग ने मैन्योर समझ लिया कि मैन्योर क्या होता है। मैन्योर ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो ऑब्टेन किया जाता है डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स वेस्ट से, ठीक है ना। यहाँ पर पढ़ते हैं, डिड प्लांट्स इन द सेम ग्लासेस ग्रो एट द सेम प्लांट्स। अभी यहाँ पे एक्टिविटी में क्या कराया गया है, देखो 3 वेसल्स लिए। अभी आप मूंग या कुछ ग्राम सीड्स ले लो और उसको जर्मिनेट होने दो। अभी आपको 3 साइड सीडलिंग्स लेने हैं और 3 एम्प्टी ग्लास लेने हैं सिमिलर वेसल्स में, कोई छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। आपको मार्क कर देना है, A B C, ठीक है ना। आपने मार्क कर दिया। तो अभी ग्लास ए में थोड़ा सा आपको अमाउंट में सॉइल में थोड़ा सा काऊ डंग डालना है जो मैन्योर हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा गाय का डंक डाल देना है, काऊ डंग डाल देना है। ग्लास बी में आपको थोड़ा सा यूरिया डाल देना है। ग्लास सी में आपको कुछ भी नहीं ऐड करना, कुछ भी नहीं, सिर्फ सेम मोड में वाटर डाल देना है और तीनों को रख देना है। नाउ कीप देम इन सेफ प्लेस एंड वाटर देम डेली। आपको उनको सेम डे में सेम प्लेस पे रख देना है और आपको उसको क्या करना है, रोज़ पानी देना है, सब देना है जो न्यूट्रिएंट्स उसको देंगे। तो रोज़ पानी देंगे तो 7 से 10 दिन के बीच में आपने उसको ग्रोथ ऑब्जर्व किया। तो क्या किया आपने उसका ग्रोथ में ऑब्जर्व, तो क्या हुआ पता है, जो कौन सा ग्लास सबसे फास्ट, मतलब कौन सा प्लांट तीनों में से कौन सा A B या C कौन सा ग्रो किया, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपका आंसर क्या है कि कौन सा फास्टेस्ट ग्रो करेगा, ठीक है ना। अभी हम लोग ने मैन्योर के बारे में पढ़ लिया, अभी हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर्स केमिकल्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स पे रिच होता है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि फर्टिलाइजर्स मैन्योर से डिफरेंट क्यों होते हैं। तो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो फैक्ट्रीज में बनते हैं। इसके कुछ एग्जांपल है यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, एनपीके। एनपीके का मतलब नाइट्रोजन, एन का मतलब नाइट्रोजन, पी का फॉस्फोरस एंड के का पोटेशियम। तो ये है हमारे कुछ फर्टिलाइजर्स के एग्जांपल। जो फर्टिलाइजर्स हेल्प करता है फार्मर्स को एक बेटर यील्ड बनाने में, और जो फर्टिलाइजर्स है वो सॉइल को लेस फर्टाइल बनाता है, मतलब सॉइल को लेस फर्टाइल बनाता है। और फर्टिलाइजर्स जो है एक वाटर पॉल्यूशन के टाइप में आएगा, ठीक है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर्स विद ऑर्गेनिक मैन्योर और लीव द फील्ड अनकल्टिवेटेड। मतलब अगर हम डाल रहे फर्टिलाइजर्स तो जो फर्टिलाइजर्स है वो सॉइल को फर्टाइल नहीं बना सकता, मतलब बहुत कम, एकदम कम फर्टाइल बनाएगा। और फर्टिलाइजर अगर हम डाल रहे हैं, मैन्योर डाल रहे हैं, तो मैन्योर सॉइल को रिप्लेनिश होने के लिए टाइम देगा कि मतलब हाँ ये रिप्लेनिश हो सकता है। बट अगर आप फर्टिलाइजर्स डाल रहे हो तो ये रिप्लेनिश होने के लिए टाइम देगा, बट कभी कभी देगा और देगा भी नहीं, ऐसा होता है फर्टिलाइजर, क्योंकि वो फैक्ट्रीज में बनता है, केमिकल से बनता है, और केमिकल्स प्लांट्स के लिए कितना हार्म करते हैं, और ये खोखला बनाता है सॉइल को, है ना। सॉइल को खोखला बनाता है, और सॉइल खोखली होगी, न्यूट्रिएंट नहीं होगा, मिनरल नहीं होगा, तो प्लांट्स में भी ग्रो नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसे यही होता है फर्टिलाइजर में। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल इज विथ न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन। अब दूसरी मेथड है रिप्लेनिश करने को सॉइल को न्यूट्रिएंट्स के साथ,
न्यूट्रिएंट्स के साथ है क्रॉप रोटेशन। ये हो सकता है बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली, मतलब डिफरेंट क्रॉप्स जो होते हैं, मतलब कभी अलग अलग क्रॉप्स ग्रो करने पे। जैसे पहले अर्लियर फार्मर्स जो होते हैं नॉर्दर्न इंडिया में, वो क्या करते हैं, लिग्यूम्स एज फॉडर ग्रो, उन लोग क्या करते थे, लिग्यूम्स ग्रो करते थे एज फॉडर इन वन सीजन एंड बीट इन नेक्स्ट सीजन, मतलब लिग्यूम जैसे एज फॉडर, तो वो ग्रो किया जाता था इस सीजन में, फिर अगले सीजन में उन लोग ने ग्रो किया वीट दूसरे सीजन में, ठीक है ना। तो ये हेल्प करता है सॉइल को रिप्लेनिशमेंट होने में विथ नाइट्रोजन ना। फार्मर्स जो होते हैं वो एनकरेज करते हैं एडॉप्ट दिस प्रैक्टिस, फार्मर्स यही एडॉप्ट करते हैं प्रैक्टिस को ना। प्रीवियस क्लासेस में और प्रीवियस चैप्टर में आपने ये भी पढ़ा, मतलब प्रीवियस क्लासेस में हमने ये भी पढ़ा है कि जो आपने पढ़ा कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो क्या नाइट्रोजन को फिक्स होने में हेल्प करता है। These are present in the nodules of fruits of leguminous plants. They fix the atmospheric nitrogen. मैंने आपको जैसे बताया कि आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है MCQs में कि विच शॉर्ट क्वेश्चन टाइप आंसर्स में आ सकता है विच बैक्टीरिया विच बैक्टीरिया फिक्सेस द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो आपको ऐसा लिखना है राइजोबियम बैक्टीरिया, है ना। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। तो फर्टिलाइज़र जो है एक मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। ये मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, मतलब ये फैक्ट्रीज और इस सब में बनता है। और जो मैन्योर है वो एक नेचुरल सब्सटेंसेस है जो ऑब्टेन किया जाता है डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूसेस। नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हो, जो फर्टिलाइजर्स है ये प्रिपेयर होता है फैक्ट्रीज में, और मैन्योर जो होता है वो प्रिपेयर होता है फील्ड में। नाउ थर्ड पॉइंट लिख सकते हो, फर्टिलाइजर हमें ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करता सॉइल में, और मैन्योर जो है वो बहुत सारे ह्यूमस हमें प्रोवाइड करता है सॉइल में। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो वेरी रिच होते हैं सॉइल में। और लास्ट पॉइंट 4 पॉइंट आप ऐसा लिख सकते हो कि जो फर्टिलाइजर्स है वो बहुत रिच होते हैं प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स में, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, लाइक NPK, छोटा सा एग्जांपल। फिर मैन्योर में सकते हो कि मैन्योर इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना। अभी हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, टेल मी सम, गिव मी सम एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। आप ऐसा बोल सकते हो कि मैन्योर जो एक कंसिडरेड जो है बेटर देन फर्टिलाइजर्स। मैन्योर जो है वो बोला जाता है कि फर्टिलाइजर से अच्छा होता है। ये ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ये एनहेंस करता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को सॉइल में, मतलब वाटर को ज़्यादा टाइम तक होल्ड कर सकता है। ये सॉइल को पोरस करता है ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी। थर्ड लिख सकते हो, इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब, मतलब ये ज़्यादा माइक्रोब्स को फ्रेंडली बना सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, ये सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, ठीक है। तो हमने एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर भी पढ़ लिया, थर्ड वाला भी हमने कंप्लीट कर लिया। अभी फोर्थ प्रोसेस है इरिगेशन। तो फोर्थ प्रोसेस भी हम लोग जल्दी से कंप्लीट करते हैं। तो इरिगेशन एक सिंपल से प्रोसेस है, इसमें ना सिर्फ पानी को वाटर जो होता है, इसमें वाटर का बहुत ज़्यादा काम होता है। तो जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, लिविंग बीइंग्स होते हैं, उन सबको पानी की ज़रूरत होती है जीने के लिए। तो जैसे वाटर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, तो जो रूट्स को भी ऐसा ही होता है ना, रूट्स को भी पानी चाहिए होता है, प्लांट को भी पानी चाहिए होता है। तो जब वाटर जब एब्जॉर्ब किया जाता है रूट्स में along with water minerals and fertilizers also water, मतलब absorb प्लांट्स जो कंटेन करते नियरली 90% वाटर, मतलब जो उन प्लांट्स में होता है ना, प्लांट्स किस में कंटेन, प्लांट्स जिंदा किस में रहते हैं, प्लांट्स में 90% जो होता है ना सिर्फ वाटर ही होता है, बाकी का 10% जो होता है वो अलग जो सनलाइट होती है और भी सॉइल और भी अलग अलग न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो मिनरल्स होते हैं वो कंटेन करते हैं। बाकी 90% जो होता है वाटर से बना होता है पूरा प्लांट। तो जो वाटर है वो एसेंशियल है क्योंकि ये जर्मिनेट करता है सीड्स, और ये
ड्राई कंडीशंस में जाने नहीं देता है ना प्लांट को। तो न्यूट्रिएंट्स जो डिजॉल्व होते हैं वाटर में आर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। मतलब अगर आप पानी डाल रहे हो प्लांट के रूट्स में तो वो हर पार्ट में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, चले जाएगा। तो ये प्रोटेक्ट करता है क्रॉप को फ्रोस्ट होने में और हॉट एयर करंट में। भला कि प्लांट को बाहर से गर्मी लग रही है, धूप लग रही है, बट अंदर से वो एकदम ठंडा चिल्ड है। क्यों? क्योंकि उसमें पानी है और ये मेंटेन करता है मॉइस्चर, सॉइल का मॉइस्चर, जैसे हेल्दी क्रॉप ग्रोथ करने में। अगर आपको हेल्दी क्रॉप चाहिए इसकी ग्रोथ के लिए तो आपको फील्ड को रेगुलरली वाटर की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। तो आप क्या लिख सकते हो? द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरीगेशन। जो टाइम और फ्रीक्वेंसी है इरीगेशन की वेरियस क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल और सीजन टू सीजन। इन समर ये फ्रीक्वेंसी होती है वाटरिंग की साइज। समर में बहुत ज़्यादा पानी देना पड़ता है हमें प्लांट्स को। एंड ऐसा भी नहीं है कि अगर हम ज़्यादा एकदम बहुत ज़्यादा पानी देंगे तो एकदम जल्दी से उग जाएगा। नहीं, अगर हमने प्लांट्स को बहुत ज़्यादा एकदम ज़्यादा पानी डाल दिया तो प्लांट मर भी सकते हैं। तो उसे एकदम नॉर्मल अमाउंट में पानी चाहिए होता है, ठीक है ना। ऐसा क्यों है? क्योंकि समर में उसको पानी ज़्यादा क्यों चाहिए होता है? क्योंकि जब वाटर इवापोरेट हो जाता है, मतलब जब इवापोरेट हो जाता है तो जो पानी होता है वो बन के क्लाउड में चले जाता है। हाँ, बाकी ऐसा होता है कि जो समर में उबल के चले जाता है ऊपर, फिर बारिश में गिरता है वो। बट हमें समर में क्यों चाहिए होता है? क्योंकि समर में एकदम मतलब जैसे आपका समर में गला गीला हो जाता है, मतलब सूखा हो जाता है, तो आपको ज़रूरत होती है। वैसे ही आपका गला ड्राई हो जाता है, वैसे ही द सेम so plants also, the leaves also dry up and thus they also need more water for the growth. Now let's study sources of irrigation. अब irrigation कहाँ से आता है हमारे पास? तो कुछ इरिगेशन के सोर्सेज हैं, जैसे वेल्स आते हैं, ट्यूब वेल्स आते हैं, पॉन्ड से, लेक से, रिवर से, डैम से, कैनाल से, सारे इरिगेशन के सोर्सेज हैं। ना अभी हम पढ़ने वाले हैं ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। जो वाटर अवेलेबल होता है वेल्स में, जैसे लेक्स और कैनाल्स, ये लिफ्ट होते हैं डिफरेंट मेथड में इन और डिफरेंट रीजन्स में और टेकिंग अप इनटू फील्ड्स। जो कैटल है और ह्यूमन लेबर है ये यूज़ किया जाता है डिफरेंट मेथड में। अब जो मैं आपको 4 मेथड बताने वाली हूँ, ये ट्रेडिशनल मेथड जो पहले के ज़माने में यूज़ किया जाते थे। तो फर्स्ट है मोट, जो पुली सिस्टम बोला जाएगा। तो ये है मोट। तो इसमें क्या किया जा रहा है? इसमें यहाँ से एक पंप है और ये पंप जैसे यहाँ पे वाटर को धकेल रहा है। तो क्या हो रहा है? आपने पानी यहाँ से लिया वेल से, और ये वेल से आप हाथ से, बट इसमें आपका लेबर बच नहीं रहा है, इसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। एंड इसमें क्या हो रहा है? पानी बहुत वेस्ट हो रहा है एंड इसमें भी एक डिसएडवांटेज है। तो ये भी ज़्यादा नहीं चल सकता क्योंकि वाटर वेस्ट हो रहा है और इसमें टाइम भी मतलब जा रहा है, बहुत सारा लेबर भी बहुत लग रहा है। तो दिस इज़ रॉन्ग, मतलब पहले के प्रोसेस किया गया है। सेकेंड है चेन पम्प। चेन में इसमें कोई इंसान की ज़रूरत तो नहीं लगती। इसमें एक टब है, एक बाल्टी लगा दी गई है और ये पंप है। जैसे ये खींचाएगा वहाँ से तो ये पानी यहाँ से मतलब 2 ऐसे लगाए गए हैं वेल्स में। तो ये जो कैनाल से, ये कैनाल से आ रहा है यहाँ पे वाटर। तो इसमें क्या, इसमें भी एक डिसएडवांटेज है क्योंकि जो पानी है जा तो रहा है बट पानी क्या हो रहा है? इसमें पानी कहीं भी मतलब एक जगह पे पानी जाएगा, एक जगह पे पानी नहीं आएगा, तो इसमें भी डिसएडवांटेज है। थर्ड है ढेकली। तो ढेकली में क्या होता है? देखो ढेकली में क्या होता है? तो ढेकली में भी एक जैसे प्लांट ट्री है और ये एक लकड़ी है और इसके पीछे लगाया गया है एक पत्थर और ये एक लकड़ी के ऊपर लगा दिया गया है एक बाल्टी। तो जैसे ये बाल्टी होगी खाली तो वैसे ही पत्थर ऊपर जाएगा, पानी नहीं होगा जब बाल्टी में तो वो पत्थर ऊपर जाएगा। और जैसे वो ऊपर होगा, जैसे आप सीसो होता है सीसो, वैसे ही पत्थर ऊपर जाएगा तो ये बाल्टी नीचे जाएगी और वो नीचे आएगी तो पानी भर आएगा। फिर पानी जब ऊपर बाल्टी में भर जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो बाल्टी फिल होगी तो जो पत्थर नीचे चले जाएगा क्योंकि पानी का ज़्यादा वजन होगा। ये ऊपर से ये वहाँ से कैरी करेगा, ये वहाँ से डाल देगा वापस, वैसे प्रोसेस होती रहेगी। और इसमें भी डिसएडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेज है? कि इसमें लेबर भी नहीं हो रहा है, मतलब टाइम भी बच नहीं रहा है, मेहनत भी बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब जगह जगह पानी जा नहीं पाएगा और हर जगह पानी नहीं जा पाएगा।
एंड लास्ट ट्रेडिशनल मेथड इज़ द राहत। राहत में क्या होता है ना, राहत में देखो यहाँ पे एक सर्कुलर लगाया हुआ है और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 बाल्टी लगाई गई है और यहाँ पर जैसे वाटर है। तो जैसे ये पंप है, जैसे ये काऊ गोल गोल घूम रही है या कोई भी हॉर्स, काऊ, कैमल, बुलक कोई भी घूम रहा है, तो वैसे ये भी गोल गोल घूम रहा है। तो ये यहाँ से भराएगा और ये वहाँ से ऊपर जाके यहाँ पर चले जाएगा, यहाँ वहाँ पर चले जाएगा फील्ड में। इसमें भी क्या डिसएडवांटेज है कि काऊ का भी बहुत ज़्यादा लेवल हो रहा है और ये बाल्टी यहाँ से भरी जा रही है, तो ये इस जगह पे है तो यहाँ पे गिरेगी, वो इधर तो जा नहीं पाएगा, इस साइड तो जा नहीं पाएगा, इस साइड भी जा नहीं पाएगा, तो इस जगह पे भी मिल नहीं रहा है वाटर। तो पंप्स जो है वो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं वाटर को लिफ्ट करने में, जैसे डीजल होते हैं, बायोगैस होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है और भी सोलर एनर्जी होती है, वो यूज़ करते हैं रन करने में ये पंप्स को। ठीक है ना। अभी हम पढ़ेंगे मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। तो कुछ मॉडर्न मेथड्स है इरिगेशन के। स्प्रिंकलर सिस्टम आपने देखा होगा, आप कहीं गार्डन में जाते होगे या तालाब में जाते होगे, वहाँ पे घास लगाए होते हैं, तो घास में उन लोग लगाते हैं बीच में स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, ये एकदम यूज़फुल और अनइवन लैंड जहाँ पर भी वाटर अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पर क्या होता है ना, एक परपेंडिकुलर पाइप्स होते हैं। देखो इस तरीके का जो है, ये नहीं, यहाँ पर ये तो नहीं होगा आपके तालाब या गार्डन में। एक ड्रिप सिस्टम होता है, वो आपके गार्डन या तालाब में आपने देखा होगा ज़रूर से। तो यहाँ पर एक वेल है और ये फील्ड है पूरा। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये चल रहा है, दिस इज़ अ नल या कुछ भी बोल सकते हो आप। तो यहाँ से ये पाइप से जा रहा है, ये वेल है और यहाँ पे पाइप्स लगाए गए हैं। तो जैसे ये गिरेगा या ऐसे मतलब स्प्रिंकल हो रहा है, वाटर स्प्रिंकल हो रहा है इस तरीके के, है ना, समझ में आया। तो इस तरीके के इसमें क्या होता है ना, एक रोटेटिंग नोजल्स होते हैं। वो नोजल्स ऐसे, मतलब ये पाइप्स हैं इस तरीके के, ये नोजल्स ऐसे घूम रहे होते हैं, रोटेट कर रहे होते हैं। ठीक है ना। और जैसे रेन होती है ना, रेन ऊपर से, तो वैसे ही वो गोल गोल ऐसे घूमते रोटेट करते करते आते हैं ना। नेक्स्ट है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप इरीगेशन बोल सकते हैं, ड्रिप सिस्टम भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है ना, वाटर जो होते हैं डायरेक्टली स्प्रिंकलर में क्या होता है ना, वो वाटर स्प्रिंकल होके घूमता है, बट इसमें डायरेक्टली जो होता है वाटर वो रूट में पेनिट्रेट होता है। मतलब इसको बोलेंगे, जैसे ये है फील्ड, क्रॉप है, यहाँ पर लगाया गया है ऐसा कुछ, यहाँ पे सिर्फ ऐसे पाइप है, वो पाइप के बीच में से कट लगा दिया गया है। अब यहाँ से कट से पानी निकलेगा तो ये सीधे जाएगा कहाँ पे, रूट्स के पास जाएगा, है ना। तो अब वहाँ पे पाइप लगाया गया है और स्विच लगाया गया है, मोटर लगाया गया है। जैसे हमने मोटर बंद की तो वैसे वो बंद हो गया, जैसे हमने मोटर स्टार्ट की वैसे वो। तो ये बेस्ट टेक्निक यूज़ होता है गार्डनिंग करने के लिए, ट्रीज़ के लिए, प्लांट्स के लिए। ये बेस्ट मेथड बोली जाती है। नेक्स्ट है, हमने कर लिया है ये वाला भी। दिस वॉज विच प्रोसेस एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स में कौन सा प्रोसेस थी ये वाली, तो 4th वाली थी प्रोसेस, जो हमने वो भी कंप्लीट कर ली। अभी हम 5 वाली करेंगे, ये भी जल्दी से कर लेंगे। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, जो वीड्स होते हैं वो ग्रो किए जाते हैं, मतलब जो भी अनडिज़ायरेबल प्लांट्स जो ग्रो किए जाते हैं नेचुरली क्रॉप के साथ, इन अनडिज़ायरेबल प्लांट्स को बोलेंगे हम वीड्स। जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी साथ में उग जाते हैं वो वीड्स, तो उन्हें बोलेंगे हम वीड्स। मतलब प्लांट्स के बिना काम के जो प्लांट्स उग जाते हैं, जो खोखले होते हैं अंदर से, उन्हें हम बोलेंगे वीड्स। जो वीड्स है इनके रिमूवल को बोलेंगे हम वीडिंग नेसेसरी है कि वीड्स जो है वो कम्पीट करते हैं क्रॉप प्लांट्स को, जैसे वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस और लाइट। जैसे ये इफ़ेक्ट करता है ग्रोथ ऑफ क्रॉप में, मतलब जैसे कोई अच्छा खासा पेड़ उग रहा है, कोई अच्छा खासा क्रॉप उग रहा है, तो ये बीच में आके ऐसे क्रॉप बन जाएगा और उगने लगेगा। अंदर से खोखला है बट तो भी उगेगा, तो वो क्रॉप को उगने का चांस नहीं देगा। सो इसीलिए हमको वीड को निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे
वीडीसाइड होते हैं, वीडीसाइड जो होते हैं, अगर हम वीडीसाइड डालेंगे तो क्या होगा, वीडीसाइड किससे जो कंट्रोल वीड्स होते हैं ना वो कंट्रोल कर जाते हैं वीडीसाइड से। और उसके एग्जांपल है 2,4-D, जैसे वीडीसाइड के एग्जांपल कौन से 2,4-D। ना फार्मर्स जो अडेप्ट करते हैं बहुत सारे वीड्स को निकालने के, बहुत सारे कंट्रोल करते हैं ग्रोथ करने में कि वीड्स उगे ना। जब टिलिंग किए जाते हैं सोइंग को क्रॉप करने के लिए तो वो पहले ही मर जाते हैं, बट अगर तो भी उग जाते हैं तो वो किससे मतलब निकाले जाते हैं, वीड्स किससे निकाले जाते हैं, खुरपी के हेल्प से निकाले जाते हैं। तो इन्हें बोलेंगे जो भी मतलब जो केमिकल से कंट्रोल की जाते कुछ वीड्स, तो उन्हें बोलेंगे हम वीडीसाइड्स। इसके एग्जांपल मैंने आपको बताया 2,4-D। ये स्प्रे की जाते हैं वीड्स को किल करने के लिए, और ये क्रॉप को डैमेज भी नहीं करते, सिर्फ वीडीसाइड्स को मार देते हैं। जो वीडीसाइड्स होते हैं वो डाइल्यूट होते हैं वाटर के साथ, एक्सटेंड करते हैं रिक्वायर्ड, और स्प्रेड जो है वो स्प्रे में बढ़ जाते हैं। और इसमें क्या होता है ना, केमिकल्स होते हैं, इसीलिए हमें ये मास्क पहन के काम करना पड़ता है, क्योंकि हमारी हेल्थ के लिए भी दिस इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ ऑल्सो। देखो यहाँ पे बताया गया, भोजन एक और क्वेश्चन पूछा है, डू वीडीसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग ऑन द वीडीसाइड स्पेयर। तो एज मैंने आपको पहले बताया कि ऑलरेडी मेंशन दैट वीडीसाइड्स जो है वो स्प्रे किए जाते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ पे, जो वीड्स में जैसे फ्लावरिंग और सीड्स फॉर्मेशन में। तो वीडीसाइड करने से पहले हमारे फार्मर्स को भी हेल्थ के लिए कॉन्शियस रहना पड़ता है, अफेक्ट करते वो भी है हेल्थ को। तो कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमें नोज़ और माउथ को मास्क पहन के या कपड़े से कवर करके फिर स्प्रे करना होता है। Now this is the next process, this is the fifth process। now ये फिफ्थ प्रोसेस थी जो हम लोग ने कंप्लीट कर दी। तो फिफ्थ प्रोसेस भी आपको समझ में आया, प्रोडक्शन फ्रॉम वीड्स। अभी हम पढ़ेंगे सिक्स प्रोसेस, भी बहुत ईजी है, हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ इम्पॉर्टेंट टास्क। ये हार्वेस्टिंग, क्रॉप का हार्वेस्टिंग करना एक भी इम्पॉर्टेंट टास्क है। जो क्रॉप को कट करना मैन्योर के बाद, उसे बोलेंगे हम हार्वेस्टिंग। जो हार्वेस्टिंग है वो जो क्रॉप्स है वो पुल आउट होते हैं और वो कट होते हैं क्लोज टू द ग्राउंड। इट यूजुअली टेक 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। मतलब ये यूजुअली 3 से 4 महीने लेते हैं क्रॉप को अच्छे से कट होने के लिए और मैच्योर होने के लिए। जो हार्वेस्टिंग हमारी कंट्री में वो सिकल से की जाती है, और एक मशीन है जिसको बोलेंगे हार्वेस्टर। तो हार्वेस्टर से या सिकल से की जाती है। इन द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड। जो ग्रेन है वो सीड्स है वो सेपरेट किए जाते हैं शाफ्ट से। जो उस प्रोसेस को बोलेंगे थ्रेशिंग, ठीक है ना। तो थ्रेशिंग, व्हाट इज कॉल्ड थ्रेशिंग, द ग्रेन, क्या बोलेंगे, द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द शाफ्ट। जब जो ग्रेन सीड्स सेपरेट किए जाते हैं शाफ्ट से, तो उसे बोलेंगे हम थ्रेशिंग। जो ये कैरी आउट करते हैं कुछ मशीन से, जिसे बोलेंगे कंबाइन। इनफैक्ट जो हार्वेस्टर होते हैं वो भी एक थ्रेशर ही माने जाते हैं। अब ये क्या है, कंबाइन वाली मशीन है, ठीक है ना। फार्मर्स विल विथ स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रोन एंड शाफ्ट बाय विनोविंग। मतलब जो फार्मर स्मॉल होल्डिंग, मतलब जिसके पास, मतलब जो सेपरेट करते हैं ग्रेन और शाफ्ट को, किस प्रोसेस से, विनोविंग प्रोसेस से ना। ये वाला आप देख रहे हो, ये विनोविंग की मशीन है, बड़ी सी मशीन है एकदम। अभी देखो एक और बताती हूँ कि हार्वेस्ट फेस्टिवल्स होते हैं, जब 3-4 महीने के बाद, जो एकदम हार्ड वर्क के बाद जब देख आता है कि जब पूरा हार्वेस्ट हो जाता है और एकदम गोल्डन फील्ड हो जाता है, मतलब जब एकदम अच्छे से ग्रीन आने स्टार्ट हो जाते हैं, क्रॉप आना स्टार्ट होता है, तो होता है फेस्टिवल मनाए जाते हैं। जैसे कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं हार्वेस्ट सीजन, मतलब जो ऐसे मनाए जाते हैं, पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नब्बेना, बिहू, ये सारे कौन से हार्वेस्ट फेस्टिवल माने जाते हैं। लास्ट प्रोसेस जो है स्टोरेज, हार्वेस्ट हो गया, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स हो गया, और लास्ट प्रोसेस जो है वो एक है स्टोरेज। तो स्टोरेज भी सिंपल सा है। स्टोरेज में क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट टास्क होता है ना। सब प्रोसेस हो गई, बट अगर हमने स्टोरेज नहीं किया अच्छे से, तो जो सारी मेहनत है वो ख़राब हो जाएगी। क्यों, कैसे,
देखो, दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर एंड क्योंकि देखो जहाँ पे मॉइस्चर लग जाती है और जो भी हमें उस एकदम अच्छे से स्पॉइल एकदम ऑयली ऑयली टाइप आ जाता है टेक्सचर, और कुछ भी बैक्टीरिया फंगाई भी अटैक कर सकता है उस पर, पेस्ट इंसेक्ट भी अटैक कर सकते हैं। तो पहली बोल रही है, आई सॉ माई मदर पुटिंग सम ड्राई लीव्स इन एन आयरन ड्रम कंटेनिंग वीट, आई वंडर वाई। नो, वो पूछिए क्यों ऐसा नीम की लीव्स रखी उसकी मम्मी ने, ड्राई नीम लीव्स रखी जिसमें वीट भरा हुआ था। तो इसलिए रखा क्योंकि जो ड्राई लीव्स हैं वो कैसे होते हैं, एकदम कड़वी होती है, तो जो भी इंसेक्ट्स या मॉइस्चर लगेगा या कोई भी बैक्टीरिया फंगाई होगी तो वो उससे मर जाएगा। तो ये आपको दिख रहा है कि छोटी छोटी डब्बे में तो भरे नहीं जाते हम, तो ये इतने बड़े बड़े सिलोज होते हैं, ये इसमें स्टोर किया जाता है, जैसे ग्रेनरीज होते हैं ना, ये सब स्टोर किए जाते हैं और गनी बैग्स में स्टोर किए जाते हैं। इतनी बड़ी बड़ी गनी बैग्स होते हैं, इसमें ग्रेनरी स्टोर किए जाते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक है, हमने पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, सारी 7 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हमने पढ़ ली। बट नेक्स्ट टॉपिक जो है फूड फ्रॉम एनिमल्स है। अब एनिमल से फूड मिलता है ना, तो जो खाना हमें देते हैं, जैसे बहुत सारे पीपल रहते हैं कोस्टल एरियाज़ में, वो कंज्यूम करते हैं फ़िश एज अ मेजर पार्ट ऑफ द देयर डाइट, और जो फ़िश होती है वो भी एकदम अच्छी से होती है। तो कोई एनिमल्स जो होते हैं वो हमें खाना देते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि दे ऑल्सो गिव अवर फूड, दे ऑल्सो गिव अस शेल्टर, दे ऑल्सो गिव अवर केयर शेल्टर। ऐसे जैसे हमें कुछ लग गया तो जो अगर हमने लगाया ड्राई नीम लीव्स का पेस्ट हमने लगाया उस जगह पे, तो वो जो हमने लगाया हुआ है जो भी जख्म है वो मर सकती है। तो वहाँ पर ऐसा लिखा है। दे ऑल्सो गिव अस केयर शेल्टर, ट्री गिव अस शेल्टर, फूड दे गिव अस, अंडा देते हैं, मिल्क देते हैं, है ना, मछली खाते हैं, चिकन खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, है ना। तो एनिमल्स ऑल्सो गिव अस फूड, तो इसे बोलेंगे एनिमल हस्बेंड्री। नाउ फिश जो होती है वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती है, और ये लीवर ऑयल्स, मतलब जब हमें कॉड लिवर होता है तो जो फ़िश का ऑयल होता है वो होता है विटामिन डी सी। नाउ दिस इज़ वेरी गुड फॉर अवर हेल्थ। नाउ यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। नाउ लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।